नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,000 करोड़ का मेगा बजट पेश किया। बजट का मूल मंत्र विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य रहा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार मोदी मंत्र के साथ 4 मिशन पर काम कर रही है। गरीब, युवा, किसान, नारी कल्याण सरकार के 4 मिशन हैं। इस बजट में आपको बता दें कि पिछले बजट की तुलना में 15% की वृद्धि की गई है। किसानों की आय में वृद्धि, जनता की जीवन खुशहाली, इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना और महिलाओं में आत्मगौरव का दृढ़ भाव बने, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बने, जनजीवन और जन संपदा बनी रहे, सरकार का ये लक्ष्य इसमें साफ तौर पर देखा गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन रखा है। प्रदेश का ये बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो वहीं बजट के दौरान सदन में विपक्ष के नेता हंगामे करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बजट को सिर्फ और सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि किसानों के लिए बजट में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं और फिर उसी के बाद राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिए। आज 4,21,000 करोड़ का बजट, अभी तक का ऐतिहासिक बजट, जिसमें सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है और जीरो बजट, कोई टैक्स नहीं, सब प्रकार की संभावनाओं से लेकर के मध्य प्रदेश को विकास के सारे समृद्धि के द्वार खोलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। जैसा मैंने पहले भी कहा था और अब बजट पेश होने के बाद तो और भी स्पष्ट हो गया है कि मोहन यादव जी के 1.5 साल के कार्यकाल में अभी उनके द्वारा एक भी उपलब्धि नहीं है जिसको हम माने कि पूरे प्रदेश भर में कोई नीति का या कोई योजना का हर वर्ग को लाभ मिला हो। एक तरफ आज ही वित्त मंत्री जी ने कहा है कि लगभग जो राजस्व प्राप्तियां सरकार की हैं वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन अकेला जो कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है, अकेला वो कर्जा लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का है। विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य लेकर मध्य प्रदेश का 2025-26 का बजट पेश हो गया है। बजट के क्या कुछ हाईलाइट पॉइंट्स रहे हैं ये आपको बताते हैं। मूल मंत्र इसका विकसित मध्य प्रदेश है। विकसित मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता के जीवन खुशहाल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इसके साथ ही महिलाओं में आत्मगौरव का दृढ़ भाव पैदा बने, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बने, जनजीवन और जन संपदा बनी रहे, सरकार का ये लक्ष्य है। 4 मिशन पर सरकार काम कर रही है। गरीब, युवा, किसान, नारी कल्याण, ये 4 मिशन हैं। सरकार ज्ञान पर काम कर रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये कहा, पिछले से इस बजट में 15% की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का खास लाभ जो है हर वर्ग को मिलने जा रहा है। 2025 को औद्योगिक वर्ष मना रही है सरकार। प्रदेश में औद्योगिक विकास अनुकूल नीतियां बनाई जा रही हैं। देखिए, 18 नई औद्योगिक नीतियां जारी की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास भी लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप नीति 2025 10,000 स्टार्टअप खोले जाएंगे। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है। तो वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। वार्षिक आय 22,33,000 तक पहुंचे, ये लक्ष्य सरकार का है। साथ ही जनजाति वर्ग के महिलाओं को 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। धरती आबा जनजाति अभियान के लिए 200 करोड़ का बजट इसमें प्रावधान किया गया है। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए 1,786 करोड़ का प्रावधान है। तो राज्य में 39 नए इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाएगा। पेंशन योजनाओं के लिए 466 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 7,125 करोड़ का प्रावधान है। गरीबों को मुख्यमंत्री समग्र परिवार कल्याण योजना, इनके लिए अब शुरू हो जाएगी। केंद्र के पेंशन योजनाओं से लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा। युवा कल्याण, रोजगार एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद पर सरकार का फोकस नजर आ रहा है। बीमा लाभ दिलाने के लिए भी बीमा समिति का गठन होगा, ये नई बात है। प्रशंसा, शिक्षा की गुणवत्ता और योजनाओं से सर्वव्यापकता बढ़ी है, ये भी कहा है वित्त मंत्री ने। इसके साथ ही देखिए, शिक्षा के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। सीएम राइस के लिए 3,068 करोड़ का प्रावधान
प्रावधान किया गया है। साइकिल का वितरण लगातार हो रहा है। पीएम श्री स्कूलों के लिए इसमें 730 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 124 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया। शाला के रखरखाव के लिए 228 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो खेलों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट तैयार किया। जो हाइलाइट्स हमने बताए, क्योंकि 4 वर्ग जिसका जिक्र लगातार सरकार कर रही थी, ज्ञान पर केंद्रित रहा ये बजट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके साथ ही जो अलग अलग क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जो सरकार कर रही थी उस पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गांव का कायाकल्प किया जाएगा, यहाँ पर अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर बनाने का काम सरकार करेगी। मुस्कान, साथ ही साथ किसानों का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार कह रही थी कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और कृषि में किस तरीके से जो दोगुना आय किसानों की हो सकती है, इसको लेकर भी इस बजट में खासा प्रावधान किए गए हैं जो वर्तमान में सरकार योजनाएं चला रही है। बिल्कुल, इसके साथ ही अच्छी बात ये कि कोई भी नया कर लगाया नहीं है। इसके साथ ही कर में कोई भी एक्स्ट्रा दर जो है उसमें बढ़ोतरी भी नहीं होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी कि आम आदमी पर इसका कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। प्रशंसा। बिल्कुल, और ये बात भी है कि 3 लाख रोजगार देने का काम, नौकरियां देने का काम सरकार करेगी, क्योंकि फोकस यही है कि कैसे जो युवा है वो आगे बढ़ सके, इसके साथ ही कैसे जो युवा है उनको नौकरियां मिल सके। क्योंकि ITI पार्क खोलने का भी ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। इसके साथ ही कई और प्रावधान इस बजट में ऐसे किए गए हैं। जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से युवाओं को लेकर भी अगर हम बात करें, किसान सम्मान निधि की अगर बात करें, किसानों के लिए योजना, इसके तहत 5220 करोड़ का प्रावधान किया है सरकार ने। साथ ही साथ कृषि उन्नत योजना की बात करें तो यहाँ पर 40 करोड़ का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। दूसरी तरफ जो और योजनाएं चलाई जा रही है, किसान कल्याण योजना की बात कर ले, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पीएम मित्र किसान सौर योजना की बात करें, इसी तरीके से बिजली की व्यवस्था की जो दिक्कत हमेशा रहती थी उसको लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री नवनीत गर्ग जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके साथ ही आजी द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस से समर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। समर जी, क्या कहेंगे आप बजट को लेकर, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि विकसित मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उस पर केंद्रित ये बजट रहा है, ज्ञान पर केंद्रित रहा, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है बजट में। कुल मिलाकर जनता का बजट इसे बीजेपी बता रही है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जब तक अंतिम व्यक्ति इससे लाभान्वित नहीं होता है तब तक सरकार का काम करना तो निरर्थक है। वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार को अगर पिछले 1 साल का उनका पिछला बजट भी देखा जाए तो बजट के अंदर प्रावधान बहुत हुए, लाखों करोड़ों की जो योजनाएं उन्होंने बनाई, लाखों करोड़ों का जो है आंकड़ा जो है अखबारों के अंदर अगले दिन प्रकाशित होता है। लेकिन उन आंकड़ों का उन जो मद आता है या जो पैसा आता है उसको 40 से 50% तो उसका उपयोग ही नहीं होता है। जैसे बताना चाहूंगा कि 3,85 करोड़ रुपए का जो है आपका पिछला बजट था, उसके अंदर से जो आपने यूटिलाइज करा है वो 2.38 करोड़ रुपए, तो मतलब आप मान के चलिए 40-50% जो है पैसा लगा ही नहीं है। और ये सिर्फ इसी का नहीं है, इसके अंदर आदिवासी समाज का के लिए जो कर रहे थे, पंचायती राज का है, जल संसाधन का है, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए जो कर रहे थे, शहरी विकास और शिक्षा, ऐसे कई जगह है जहां पर आपने 50% तक भी जो है बजट का उपयोग नहीं कर पाए हैं आप। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बजट के अंदर बहुत सारे प्रावधान कर दे, बजट के आंकड़े बड़े बड़े करके बता दे और उसके बाद में जो है उसको यूटिलाइजेशन ना हो पाएगा? क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचेगा? अगर वर्ष 2024-25 की बात करें, 60 से अधिक ऐसे विभाग है जिसके अंदर आप देखिए कि 55,000 करोड़ का 55,000 करोड़ का जो है टोटल आपका उसमें व्यय होना था, जिसमें से आपको जो केंद्र से है लगभग 37,000 करोड़ रुपए आने थे, लेकिन उसमें से केंद्र से आपको 19,000 करोड़ रुपए आए। तो आप देखिए कितना डिफरेंस इसके अंदर है। और अगर इन्हीं की केक की रिपोर्ट को अगर अपन मांगे, जो स्टेट फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर चैप्टर 23 के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि जो लेक ऑफ सुपरविजन और पुअर मैनेजमेंट
ये इसके कारण से पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। चलिए तो ठीक है, जितनी यूटिलाइजेशन बातें की बात तो आप कर रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर देखें जो वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों की बात जो सरकार कर रही थी, तमाम जो वर्तमान योजनाएं चलाई जा रही है, किसान सम्मान निधि की बात कर लें और जो बाकी योजनाएं हैं, इसमें राशि बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ जो जनजातीय वर्ग की आप बात कर रहे हैं, इनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। चाहे हम बात कर ले जनजातीय विद्यार्थी के लोगों के लिए 23,000 प्राथमिक स्कूल खोलने का ऐलान हो, इसके साथ ही और कई प्रावधान किए गए हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि हर एक वर्ग का ख्याल तो रखा गया है बजट में, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। जी देखिए, किसानों का कल्याण कैसे होगा, मतलब मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। अगर मान के चलिए 1 बीघा पर लगभग 10 से 15 कुंटल का जो है गेहूं का उपार्जन होता है, तो आप उसमें देखिए अगर किसान उससे ज्यादा तो उगा नहीं पाएगा, जो एक लिमिट है, तो उसका पैसा कैसे बढ़ेगा। आप जो दे रहे हैं वो एक प्रकार की जो है वो उसको देखा जाना चाहिए कि कृपा के पैसे हैं वो। आप किसानों को अगर 2700-3100 रुपए 6000 रुपए जो अपने सोयाबीन के मूल्य देंगे, तो हम जो किसान लोग हैं उनका कुछ भला होगा। आप 1000 रुपए का सम्मान निधि बोल रहे हैं, सम्मान निधि नहीं अपमान निधि है। और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलते हैं हम कि 6000 रुपए हमको सोयाबीन के दाम दिला दीजिए, हम 2000 महीना आपको देंगे। आप हमसे ले लीजिएगा सम्मान की निधि। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है समर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। लेकिन नवनीत जी हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर कैसे देखते हैं इस बजट को, जानने की कोशिश करते हैं। नवनीत जी, सबसे बड़ा बजट ये माना जा रहा है अभी पिछले सालों के मुकाबले देखिए, 4,21,000 करोड़ का सरकार का ये बजट है, जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं। कैसे आप इस बजट को देखते हैं? हालांकि ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बजट है, इतने करोड़ों के प्रावधान कई वर्गों को लेकर किए गए, तो जनता को कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन सरकार के ऊपर भी भार आएगा। हालांकि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है, तो इस राहत को कैसे देखते हैं आप? बजट को थोड़ा समग्र रूप से देखने की बात करें और इसके बाद उसका एनालिसिस या विश्लेषण करें, तो जो पॉजिटिव चीज क्या है और नेगेटिव चीज क्या है वो दोनों देखें। उसे आपने अपने रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। मुख्यतः जो पॉजिटिव साइड है इस बजट का वो ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और महिला सुरक्षा, महिला उसमें प्रावधान ज्यादा किया गया है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर दिया गया है, एजुकेशन पे दिया है। सबसे बड़ा बजट का मतलब ये होता है कि वो तो हर साल बड़ा तो होता ही जाएगा, इन्फ्लेशन और अमाउंट जिस तरह बढ़ता है तो वो बड़ा बजट होता चला जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां इस तरह से है कि देखिए टोटल आपके बजट का 30% चला जाता है, करीब 25 से 30% सैलरी पे चला जाता है। आपका इंटरेस्ट पेमेंट पे जो हमने बारोइंग की है पहले, उस पर 18% जाता है। प्रिंसिपल रिपेमेंट पे 8% चला जाता है और जो सब्सिडी देते हैं करीब 12% देते हैं। जो यही प्रोविजन जो इन्होंने इस बजट में किया है उसके यदि परसेंटेज वाइज अपन देखें, और सोशल वेलफेयर पे 10% जाता है। ये जो लोकल बॉडीज है उनके लिए ग्रांट इन एड में 8% किया है। तो कुल मिला के जो बच रहा है वो 15% डेवलपमेंट के लिए बच रहा है, 6% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बच रहा है। तो ये 21% का है। माने मेजर चीज तो बहुत सारी अनुत्पादक में जा रही है। अनुत्पादक तो नहीं कहेंगे, सैलरी देना जरूरी है, सैलरी नहीं मिलेगी तो लोग काम नहीं करेंगे। तो जो डेवलपमेंट के लिए है वो सीमित है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि डेट का जो हमारा बारोइंग है उसको कैसे मैनेज किया जाए। अभी बारोइंग किए हैं तो डेवलपमेंट के काम में लगेगा तो अच्छी बात है, उससे रिटर्न आएगा। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा हुआ है, पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। तो मध्य प्रदेश एक तरह का लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट में रहता है। थोड़ा बैट वगैरह में कुछ थोड़ी कमी की है, पर कमी करने की कोई गुंजाइश है नहीं। जिस तरह से बजट जो आय है और जो व्यय है दोनों के यदि अपन तुलना करें तो उस हिसाब से करने की कहीं गुंजाइश नहीं। ये बड़ी बात है कि उन्होंने नया टैक्स नहीं लगाया। अन्यथा यदि डेवलपमेंट में और खर्च करना हो तो कुछ और टैक्स वगैरह का प्रोविजन करते तो थोड़ा सा के लिए और मिल सकता। बिल्कुल जी, नवनीत जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस बार कोई भी नया कर लगाया नहीं गया, इसके साथ ही ना कोई चीज सस्ती हुई है ना कोई चीज महंगी हुई है। इसका आम जनता पर कैसे असर पड़ने वाला है? जैसे द्विवेदी जी भी जिक्र कर रहे थे कि हर साल जो बजट है वो बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा बजट इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पेश किया है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। हालांकि 40 से 45% का जो हिस्सा है वो आय में व्यय हो जाता है, इसके साथ ही ब्याज देना होता है सरकार को। बाकी का जो हिस्सा बच
रहा है उसे कैसे सरकार यहाँ पर उपयोग में लाने जा रही है, ये बड़ी चुनौती होगा सरकार के लिए भी। किस तरीके से इस पूरे बजट को आप देख रहे हैं? नवनीत जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब शायद आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए 4,21,000 करोड़ का टोटल बजट है मध्य प्रदेश शासन का, और ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट मध्य प्रदेश का कहा जा सकता है। और हर बार जब भी बजट आता है तो पिछले बार की तुलना में कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है। इस बार अगर इस बजट की खास बात देखी जाए तो करीब करीब टोटल बजट का 20% राशि आधारभूत संरचना पर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। तो जब भी आधारभूत संरचना पे खर्च किया जाता है तो ये एक तरीका होता है कि जिससे सरकार अपना पैसा जो है वो वापस इकोनॉमी में पंप करती है। तो जब 86,000 करोड़ के आसपास की राशि सरकार आधारभूत संरचना पे खर्च करेगी, उससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो जो प्रदेश का डायरेक्ट बेनिफिट है कि आधारभूत संरचना हमारी ठीक होगी, उद्योगों के लिए एक अप्रोप्रिएट माहौल बनेगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ जब हम आधारभूत संरचना पे खर्च करते हैं तो वहां पर बहुत सारे रोजगार का सृजन होता है। रोजगार के सृजन के साथ साथ ये जो खर्च होता है इसके ऊपर सरकार को टैक्स की आमदनी भी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के इस बजट का जो मुख्य रूप से मैं अगर इस बार का फोकस देखूं सरकार का, तो सरकार ने इस बात का घोषणा भी की है कि ये जो वित्तीय वर्ष रहेगा 2025-26 इसको उद्योग वर्ष के रूप में माना जाएगा। और उद्योग वर्ष के रूप में माने जाने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो छवि पूरे विश्व भर में या पूरे देश भर में है वो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में है। अब शायद सरकार का फोकस ये है कि हम कृषि में तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब हमें अपने प्रदेश में उद्योगों को और आमंत्रित करने की आवश्यकता है। उद्योगों के लिए मुफीद माहौल बनाने के लिए बहुत सरकार अग्रसर है। और ये जो 86,000 करोड़ का एक उन्होंने प्रावधान किया है कि आधारभूत संरचना पे खर्च होगा, ये उसके लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। साथ ही साथ ये जो एक थोड़ा सा चिंता का विषय हमारे मध्य प्रदेश के लिए है कि कर्ज की राशि कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। एक तो इस कर्ज का रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान किया जाना एक मुख्य चुनौती है। साथ ही साथ उस पर जो ब्याज की राशि बढ़ रही है, वो ब्याज की राशि एक ऐसी राशि है जिसका कोई सरकार को किसी भी को भी फायदा हो नहीं रहा है। तो मुख्य तौर से एक पॉजिटिव पॉइंट इस बजट से हम ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा सरकार का रुझान बढ़ा है। साथ ही साथ ये जो कर्ज की राशि है इस पे नियंत्रण करना भी एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए ठीक है, आप कुछ पॉजिटिव चीजों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं सरकार के पास। लेकिन ठीक है, बीजेपी का ये बजट रहा, जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी से ही। आपके पास मैं लौटूंगी। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, आप बात कर रहे हैं कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, इस बजट से जनता का जीवन खुशहाल होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जनता का बजट नहीं है, विकास का बजट नहीं है, बल्कि झूठ का बजट है। क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? लेकिन एक और मेरा एड ऑन सवाल ये रहेगा कि 4 वर्ग जिसका जिक्र बार बार आप लोग कर रहे थे वो तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ प्राथमिकताएं रही है कि इस वर्ग को ध्यान में रखा गया है इस बजट पे? शिवम जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? सवाल किया गया। शिवम जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, समर जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि तमाम चुनौतियां हैं, कर्ज में डूबती चली जा रही है सरकार, विकास नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी तक तो बीजेपी की ही सरकार है ना। जीडीपी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जीडीपी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ये कह रहे थे कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी तब का बजट आप उठा के देख लीजिए और अब का बजट देख लीजिए, आकार देखेंगे तो साफ दिख जाएगा कितना विकास हुआ है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अगर कांग्रेस से आपको तुलना करना है तो पहले आपको जाना पड़ेगा अंग्रेजों के जमाने। 1920 का जो बजट, 1920 में जो बजट था, माफ कीजिएगा, जो जीडीपी थी भारत की, वो लगभग 22 लाख मिलियन के आसपास थी, मतलब 2,22,000 मिलियन के आसपास थी। तो आप वो तो बढ़ेगा, आज से 10 साल बाद आप कुछ ना करें तो भी जो है आपका जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही है। जीडीपी को जो जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, जिसके अंदर प्रोडक्शन से जीडीपी एक बढ़ती है और एक बढ़ती है आपकी जो महंगाई बढ़ती है उससे, तो ये जीडीपी मुझे नहीं लगता कि एक सही पैमाना होगा आपके प्रदेश के विकास को का तुलना करने के लिए। एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको जमीन की स्तर के ऊपर लोगों को
कितना इंफ्लोरिश हो रहे हैं, कितने वो कितने खुश हैं वहाँ के मध्य प्रदेश आपको मेरे ख्याल से अंदाजा लगाना चाहिए। अगर अंदाजा लगाना है तो आपको इस बात की लगाइए कि कांग्रेस के कार्यकाल में 60,000 करोड़ का जो था आपका शिक्षा का बजट था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 40,000 करोड़ का शिक्षा का बजट हुआ है। चलिए ठीक है समर जी आपको रुकना चाहूंगी बीच में। हमारे साथ शिवम शुक्ला जी बने हुए हैं। शिवम जी, आप कह रहे हैं कि ये जो विकसित मध्य प्रदेश का बजट आपने पेश किया है ज्ञान पर केंद्रित रहा, 4 वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है किसानों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है इस बजट में। आपको क्या नया दिखाई दे रहा है? विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को कैसे साकार करेंगे? देखिए प्रशंसा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बजट में सर्वसमावेशी तत्व हैं और सर्वस्पर्शी, हमने जो 4 वर्गों की बात की थी उनके हित के लिए तमाम कदम उठाए गए। दूसरी चीज समर जी को समझना होगा, आर्थिक नीतियों में एक रूपता रखनी होती है और एक गति के साथ लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता रहती है। तो ऐसा नया कुछ समर जी अगर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू आकर के कोई चीज जहां पर बजट में उनको नजर आएगी, जो वर्ग है उनके कल्याण के लिए सरकार अपनी जो पिछली नीतियां थी उसमें बेहतर बदलाव करते हुए सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कभी समर जी बहुत सारे आंकड़े उछाल रहे थे, जीडीपी नापने का जो विकास है उसको नापने का एक पैरामीटर नहीं हो सकते। सबसे पहले तो ये इस बात को समझ लेते दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर माइनस में हुआ करती थी, आज उसको लेकर के 18% तक हमारी पूर्ववर्ती सरकार लेकर के आए। मुख्यमंत्री जी का एक विशेष कमिटमेंट है, हमने देखा कि भोपाल में हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश और रोजगार का मध्य प्रदेश में जो एक पूरा माहौल निर्मित किया गया, उसके माध्यम से हमको वो हासिल हुई थी। बजट ने उस पूरे निवेश को जमीन पर आधारभूत रूप से संकल्पित करने की दिशा में महत्वपूर्ण तथ्य अपने भीतर संधारित किए हैं और उसके माध्यम से सरकार लगातार आगे बढ़ेगी और सुनिश्चित करेगी कि यह जो निवेश मध्य प्रदेश में निवेशकों के विश्वास के माध्यम से, सरकार के कमिटमेंट के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के स्वरूप में आ रहा है, तो उसको हम जमीन पर साकार करें, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश रहे, रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न हो। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि मध्य प्रदेश में कर्ज और जीएसडीपी का रेशियो हम प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे करके कम करते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां पे रेवेन्यू सरप्लस स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपनी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अर्थात जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है जो विकास के लिए बहुत आवश्यक और सहायक है, उसके माध्यम से निवेश और रोजगार आता है। और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए हमारी जितनी भी सामाजिक समृद्धि की योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो। बिल्कुल शिवम जी, लाडली बहना योजना को लेकर ही सवाल है। देखिए चर्चा हो रही थी कि राशि बढ़ाई जाएगी, बजट में इसके लिए प्रावधान भी होगा, लेकिन बजट जब सामने आए तो राशि में बढ़ोतरी की नहीं गई। इसके बाद हालांकि पेंशन की बात कही जा रही है कि पेंशन योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा, लेकिन आरोप है कि मात्र बहलाने के प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं, लाडली बहनों को इस बजट से कुछ मिला नहीं। देखिए मुस्कान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस, जब हम पिछली बार जून में चुनाव से पहले हम योजना को लेकर गए तो कांग्रेस जनता को भरमाने का काम कर रही थी, यह योजना सिर्फ चुनाव तक के लिए है, चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने तमाम तरीके के प्रयास भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1000 रुपए की राशि उसको बढ़ा करके 1250 रुपए किया गया। और उसके पश्चात भी हमारी सरकार लगातार एक गति के साथ आगे बढ़ रही है। जो महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का विषय है वो हमारी सरकार के लिए गंभीरता का विषय है और लगातार उनके हर तरीके से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनको उनका न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको सुनिश्चित करने में हमारी सरकार ने सफलता को हासिल किया है। और इसके साथ ही साथ हमने लाडली बहना योजना के लिए जो उनकी केंद्र की हमारी योजनाएं हैं उसके साथ लिंक करके और ज्यादा इसको एक्सपेंड करने का प्रयास किया। आने वाले वक्त में सरकार के पास जब वित्तीय स्थिति और बेहतर होगी, सरकार लगातार अपनी जो जीएसडीपी का साइज है, अपने जो बजट का साइज है उसको दोगुना करने के लिए प्रयास कर रही है। और इन तमाम चीजों को इन 5 वर्षों में हम हासिल करेंगे। और उसके पश्चात लाडली बहनों की राशि की बात हो, किसानों के लिए बेहतर प्रावधानों की बात हो, इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा पर भी भरपूर निवेश किया, आईआईटी की तर्ज पर प्रत्येक जगह हमने मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने का निर्णय लिया, आईआईटी कॉलेज, आईटीआई कॉलेज। ठीक है, इसी को लेकर सवाल आरजी द्विवेदी जी आपसे सवाल है, महिलाओं के लिए बजट में जो कुछ भी रखा गया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? राशि हालांकि बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन कई तरह के विशेष प्रावधान इस बार किए गए हैं, बीजेपी का ये तर्क है। इस बार हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए भी तमाम प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसका कितना लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आगामी वर्षों में? आप सुन पा रहे हैं आरजी द्विवेदी जी? अच्छा सवाल। जी हाँ, नहीं, ये महिला सुरक्षा वाला जो बजट में एलोकेशन बढ़ा है उसका तो एक कारण ये है कि वो जो लाडली बहनी योजना है उसमें बहुत काफी राशि है तो उसमें जुड़ी हुई है, तो इस तरह से
देखते हैं। पर ये कुल मिला के जैसा कहा गया, ये इंडस्ट्री ईयर घोषित किया है, तो इंडस्ट्री ईयर घोषित करने के कारण से उद्योग लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने प्रोविजन भी किया है, यद्यपि लिमिटेड प्रोविजन है और लिमिटेड प्रोविजन से लिमिटेड ही हो पाएगा। हमारा देखिए थोड़ा जो असली चैलेंज है, ये फिजिकल डिफिसिट करीब 3.5%, पहले 3% था, फाइनेंस कमीशन ने उसको 3.5% कर दिया है। देखिए, इस बार उद्योग वर्ष मना रही है मध्य प्रदेश सरकार। प्रशंसा उद्योगों के लिए बेहद खास प्रावधान इस बार के बजट में भी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को भी खासा फोकस में रखा गया है। हम देख रहे हैं कि वन्य जीव पर्यटन, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही अपना विजन साफ कर चुकी है। इसको लेकर भी नए प्रावधान है। जीवाश्म पार्क खोले जाने की घोषणा की गई है। बिल्कुल, और पर्यटन क्षेत्रों के लिहाज से भी देखिए तो इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं। शिवम जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा कि किसानों की बात की जाती है, बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात की जाती है, लेकिन हमने देखा है, आपने भी देखा होगा वो समय, और कई बार किसान हमने देखा खाद के लिए परेशान हुए, उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाई। साथ ही साथ जो उनकी खेती का रकबा बढ़ाने की बात सरकार करती है, आपको लगता है कि ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, सारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से किसानों को मिल पा रहा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का पुरजोर प्रयास रहता है कि जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनमें 100% सैचुरेशन इंश्योर करने के साथ लगातार इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके लिए हमने न सिर्फ किसानों को बिजली के लिए, जहां तक विषय बिजली की रियायती कीमतों पर उनको बिजली मुहैया कराने के साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना है उसके माध्यम से हमने किसानों को कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बनाने का भी प्रयास किया। उसमें लगभग 90% की सब्सिडी के साथ किसानों को सोलर पंप हमने देने का काम किया, जिसके माध्यम से आज किसान अपने निजी उपयोग के लिए, अपने खेत की सिंचाई के लिए जितनी भी बिजली की आवश्यकता है वो सौर ऊर्जा के साथ बना रहे। और सौर ऊर्जा को लेकर के तो हमारा ग्लोबल स्तर पर भी हमारी केंद्रीय सरकार का कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में जो सोलर अलायंस है उसका नेतृत्व करता है, तो स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में तो सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हमारा अनुपूरक बजट था उसमें भी जो सौर ऊर्जा के उत्पादन को अपने घर पे शुरू करने वाले किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर जो पूरे उपकरण है वो हम मुहैया कराए जा रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम इसको सुनिश्चित कर रहे थे कि किसान सिर्फ बिजली का उत्पादन अपने निजी उपयोग के लिए न करे, अपितु उसको जो कहीं न कहीं एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में विकसित करे और बिजली को बेचने का भी काम करे। तो यह तमाम चीजें सरकार हमारी करती हुई नजर आई थी और उसके परिणाम भी जमीन पर देखने को मिले हैं। खाद और डीएपी का जहां तक विषय है, यूरिया का विषय है, क्योंकि अभी भी हमारी बहुत हद तक निर्भरता कहीं न कहीं विदेशों पर रही थी उसके आयात के लिए, लेकिन हमने धीरे धीरे करके भारत की तमाम क्षेत्रों में इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं, जिसके माध्यम से अब इस दिशा में भी हम आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि उस पर जो टैक्सेस थे उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है और लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है, इन चीजों को संकल्पित होकर के कर रही है और किसानों को चाहे वह प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए बोनस देने की बात हो। ठीक है शिवम जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर आपत्ति जता रही, किसानों को लेकर भी कहा। इसके साथ ही कुछ और आपत्ति भी है कांग्रेस की। समर जी, क्या कहेंगे आप? एक तो किसानों का जिक्र आपने कर लिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि योजना स्कीम लाई जाती है लेकिन लॉन्चिंग इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता, और क्या कुछ आपत्ति है आखिरकार कांग्रेस को? आपत्ति इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर आकर झूठ बोल कह रहे हैं कि जो है अगर चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका झूठ ना बोले, आपकी झूठ की ट्रेनिंग बहुत पक्की, हम ये बात जानते हैं। दूसरी बात है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से आप कह रहे हैं कि जो निवेश आएगा, और आपने आंकड़े बोल दिए 30 लाख जो करोड़ का जो है निवेश है वो बस रास्ते में ही है, कभी भी पहुंच सकता है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये भ्रम फैलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। बताना चाहेंगे पिछली 6 इन्वेस्टर मीट के अंदर इन्होंने बोला था 20 लाख करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन आया 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इन्होंने कहा 2 करोड़ से ऊपर रोजगार मिलेंगे, तो जो है 2,20,000 रोजगार मिलेंगे। इस बात को मानते हैं। फिर से इस बार आपके इन्वेस्टर मीट हमने देखी, इन्वेस्टर मीट में हमने देखा कि किस प्रकार से इन्वेस्टरों ने आखिरी में खाना लूटा, थालियां लूटी, कई
जो चैनलों ने और यूट्यूबर्स ने वो वीडियोस को चलाया, जिसके अंदर तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टर मीट थी उसके अंदर जो वास्तविक इन्वेस्टर थे उनको किस प्रकार से चयनित किया गया, उनकी जो डाटा निकालिए, क्योंकि जो आदमी जो निवेशक खाली लूट रहा है, मुझे लगता नहीं कि वो निवेश कर पाएगा। तीसरी बात, आपने कहा कि कि आप चाहते हैं कि उसका समग्र विकास हो, तो बताना चाहूंगा मैडम 35 विभागों में मध्य प्रदेश के 3 लाख से ऊपर के जो पद है वो खाली पड़े हैं। अगर आपको इतना ही बेरोजगारों की चिंता है तो आप जो है उनको नौकरियां दे दीजिए, उससे जो आप उनको तनख्वाह देंगे उससे घर चलेगा उनका, सरकारी नौकरी का ठप्पा अलग रहेगा, लेकिन वो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि जो है आपके पास में पैसा नहीं है। इस साल जो है रिटायर्ड होने वाले लोगों की अगर आप फहरिस्त देख लो, उसमें कितना पैसा इन लोगों खर्च चुका है इनको खुद को ही नहीं पता, पसीने आ रहे हैं और सर से लेकर पैर तक पसीने के अंदर ये डूब चुके हैं। तीसरी बात आपने करी किसानों की, किसानों को आप क्या दे रहे हैं, यूरिया और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और 500 रुपए के अंदर आप सोलर पंप दे रहे, मत दीजिए। मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं कह रहा हूँ मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमें जो हमारी आपने जो चुनाव के वक्त हमसे वादे किए थे 3100 और 6000 के, वो आप पूरे कर दीजिए और 1000 रुपए आप 500 दे रहे ना, 1000 रुपए हमसे ले लीजिएगा आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन आप वो कर नहीं सकते। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं से आपने वादे कर रहे 450 गैस का सिलेंडर, अरे 450 गैस सिलेंडर नहीं दे पाने वाली सरकार हमें लगती निकम्मी है। तो कुल मिला के बात मैडम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है उसमें आधा जो बजट है वो स्थापना के ऊपर ही व्यय हो जाएगा, 25% जो है उनका कर्ज और अन्य चीजों में होगा, बाकी ये बंतर बांट के ही लेकिन लेते हैं। समर जी वो तो ये कह रहे हैं कि धान पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, 850 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान रखा गया है उसके लिए। इसके साथ ही ये भी कहना है कि किसानों की जो गेहूं खरीदी की जा रही है, एमएसपी दर भी बढ़ा दी गई है। क्या कहेंगे आप, नहीं लगता किसानों को थोड़ा बहुत तो लाभ मिल रहा होगा इससे? थोड़ा बहुत नहीं, जो इन्होंने वादे करे हैं पूरे लाभ इनको देने की जिम्मेदारी। और मेरी बात पिछली बार रह गई थी कि 4000 करोड़ का जो शिक्षा का हमारा बजट था कांग्रेस के कार्यकाल में 40,000 का मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, लेकिन वहीं आप देखिए पिछले 5 साल में 23 लाख बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ दिए हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आप महिलाओं की बात करते हैं तो 3500 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर महिलाओं के पृथक जो है शौचालय भी नहीं है। क्या विकास करेंगे महिलाओं के ये? और सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर आ रही है कि 6000 स्कूलों के अंदर एक शिक्षक है और 1600 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद में कहेंगे कि हमने जो है कांग्रेस के कार्यकाल से अपना बजट बढ़ाया, लेकिन उस बजट का उपयोग कहाँ हो रहा है, दिशा में हो रहा है वो बताइए आप। नहीं ठीक है समर जी, अभी तो समय भी है आपके पास, सत्र चल रहा है, ठीक है, आप ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, डिबेट पर भी उठा रहे हैं, सत्र भी चल रहा है, अभी आपके पास है समय कि आप सदन में ये जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए वो उठा सकते हैं। ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। आज ही द्विवेदी जी बड़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं कि 2-2 महीने तक जो है ये बजट के ऊपर हमारी भाषण हो और बजट के ऊपर चलते थे, 7 दिन कर दिया इन्होंने। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की खुद के लोगों का भला करना है, भारतीय जनता पार्टी को जनता की भलाई से कोई लेना देना। चलिए ठीक है, इसका भी हम आपके आरोपों का जवाब ले लेंगे, लेकिन आज ही द्विवेदी जी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे बजट को लेकर, कुछ इसके प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, आप बता रहे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन अगर देखें हर बार का बजट आपने देखा, इस बार का बजट भी देखा, लेकिन लगातार जो बजट की राशि है वो बढ़ा देना, जो स्कीम्स हैं उनका अनाउंसमेंट करना, लेकिन कितना टफ होता होगा ये सरकार के लिए इनको लागू करना। और कुछ शायद ऐसी योजनाएं भी होती होंगी जो ऐलान तो कर दिया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो लागू नहीं हो पाती। डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन जीडीपी की भी बात हो रही है कि जीडीपी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है, इसलिए जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपका कहना बिल्कुल। देखिए ये जो विजन किए गए हैं ये थोड़ा सा है, 30% होगा तो रोजगार के लड़के बनेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। अभी दिक्कत है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस खुले हैं लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट्स की नहीं है, इसलिए उनको पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट में इन्हें फोकस किया है। पर जो मैं कह रहा था कि ये प्रतिशत पे चलिए, परसेंटेज पे देखिए, हमारा फिजिकल डिफिसिट है 4.66%, जबकि अलाउड है 3 से लेके 3.5% तक। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के साथ होगा, वित्त मंत्री के साथ होगा, कि अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए और खर्च कम किया जाए इस पे, क्योंकि आपकी बारोइंग ज्यादा है। एक पुराने हुए थे चाबार्क ऋषि ने कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे ते जीवे सुखम जीवे।
तो वो डेट मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती होगी वित्त मंत्री के लिए और वित्त विभाग के सभी लोगों के लिए। तो जो रेवेन्यू बढ़ाने का भी पिछले साल से अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है और इन्हें नया टैक्स नहीं लगाया है, इसलिए वो मैनेज करना और भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि इनको मेन तो ये अपना फिजिकल डिफिसिट कम करना पड़ेगा, रेवेन्यू जो बढ़ी है उसको बढ़ाने पे प्रयास करना पड़ेगा, और जो डेट मैनेजमेंट रफली 6% प्रिंसिपल जो देते हैं, तो जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक वो पैसा नहीं बचेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। यद्यपि ने डेवलपमेंट के लिए प्रोविजन अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा इनका वो जोर है और स्किल डेवलपमेंट पे जोर है, तो उस हिसाब से देखें बिल्कुल इन सभी वर्गों पर फोकस की हमें उम्मीद भी थी, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा पर भी खास फोकस इस बार सरकार का दिखाई दे रहा है। खास तौर पर एक नई बात हम देखें तो जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को विदेश भेजने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सीएम राय स्कूल के लिए भी 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। तो हर जिले में खेल स्टेडियम बनेगा, यानी कि जो छात्र हैं उनको फोकस में रखकर भी बजट तैयार किया गया है और उनको भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। नवनीत जी, आपसे सवाल है, जो शिक्षा को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें किस तरीके से देखते हैं और छात्रों में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा, उससे कितना फायदा मिलने वाला है? आप मुझे सुन पा रहे हैं नवनीत जी? चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। आरजी द्विवेदी जी, देखिए यही सवाल मैं आपसे करती हूँ, शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनजातीय वर्ग पर भी सरकार का इस बार फोकस नजर आ रहा है, पिछड़े वर्ग के लिए भी यहाँ पर खास प्रावधान किए गए हैं, हजारों करोड़ इसमें आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इनके विकास के लिए अच्छे प्रावधान ये माने जा सकते हैं? नहीं, प्रावधान तो अच्छे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस भी है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे करीब 20% बजट का प्रोविजन किया गया है, लोकेशन किया गया है, और अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट खोल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो लेकिन विद्यार्थी तो हर साल पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो रोजगार पाने लायक नहीं। अभी जो सर्वे आया था उसमें आया था करीब 60% विद्यार्थी ऐसे जो जॉब लायक नहीं है, उनको ट्रेनिंग। तो इसमें ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, इसमें स्किल डेवलपमेंट पे जोर है और एक संकाय से दूसरे संकाय में बदलने का भी प्रोविजन है। तो और स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर खोले गए हैं, एक सिंगापुर की स्टाइल पे यहाँ पे मध्य प्रदेश में खोला गया, जिसमें ITI पास और पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों को उनके कौशल विकास पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वालिटी पे ज्यादा क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छे होंगे। नहीं तो ये कई बार अभी कल पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सर्वे में कि इतने आशय पत्र जारी किए गए। आशय पत्र जारी करने से रोजगार नहीं मिलता। आशय पत्र तो ये होता है, बोलते हैं कि यदि आप हमारे सभी नॉर्म सबमिट पूरा करेंगे तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। अब वो नॉर्म कैसे पूरा हो, तो इसलिए सरकार के संज्ञान में है ये कि क्वालिटी नहीं हो रही, इसलिए ITI हर जगह खोले हैं और ITI में नए नए विधाएं, जैसे ये क्या है कि मॉडरेशन करना भी बहुत जरूरी है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब चीजें जो आ रही हैं, ये हमारी जो ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली है उससे काम नहीं चलने वाला है। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम नहीं करेंगे तो आप को पुराना पढ़ाते रहिए, वो ठीक फिर है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ और नवाचार करने की जरूरत है यहाँ पर सरकार को भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्रदेश को विकसित बनाना है तो AI का यूज जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी हिसाब से सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। शिवम जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, जीतू पटवारी जी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाडली बहनों के नाम पर झूठ बोला, साथ ही साथ आंकड़े तक बता रहे हैं ट्वीट करके कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या है उसमें कमी आई है। SC ST वर्ग की महिलाओं को जो नौकरी मिली थी 2021 के आंकड़े कुछ और कहते हैं, 2024 में ये आंकड़ा घटकर 21,054 पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो गिद्ध प्रवृत्ति की है और वो लोग लगातार ऐसे ही तत्वों को, ऐसे ही तर्कों को रखते हैं जो मध्य प्रदेश में विकास के विरोध को स्थापित कर सके। मध्य प्रदेश की सरकार एक सिलसिलेवार तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही थी। हमने जो कल आर्थिक सर्वेक्षण देखा उसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर जो आधारभूत रूप से संकल्पित हुए और उसके साथ ही साथ 1.5 लाख के करीब रोजगार का एक विस्तृत विवरण दिया गया था। और उसके साथ ही साथ उसी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अगर देखें तो मध्य प्रदेश 11% की गति के साथ आगे बढ़ पाने में अपनी अर्थव्यवस्था को सफल रहा था। तो यह स्वाभाविक तौर पर यह चीजें दिखाती हैं
और आदिवासी वर्ग की जब यह बात करते हैं तो बैगा सहारिया वर्ग को जो अनुदान राशि दी जाती थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, उसको तो बंद करने का पाप और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया था। युवाओं की जब यह बात करते हैं तो युवाओं के लिए यह ढोल चराओ, बैल बजाओ, बैंड बजाओ, बैलों को आप चराओ, इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आए थे। तो यह जो कांग्रेस की मानसिकता मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ है, उसमें ही बेसिक फ्लॉ है और यही कारण है कि उनकी बातचीत में, उनके तथ्यों तर्कों में भी इस प्रकार की चीजें ही निकल करके सामने आती है। वही मध्य प्रदेश की सरकार लगातार एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और उसको जमीन पर सफलतापूर्वक स्थापित भी कर रही है और उस कारण जनता का विश्वास हमारी सरकार पर, हमारी कार्य बिल्कुल, योजना इसका पर जवाब लेंगे। समर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अल्पसंख्यकों के लिए लगातार आप सवाल उठाते आए हैं, आरोप आपके ये हमेशा ये रहे हैं कि सरकार इन्हें नजरअंदाज कर रही है, इनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर बजट लाया गया है, इसमें बैगा भारिया को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, हजारों करोड़ इनके लिए भी बजट में आवंटित किए गए हैं। आपको नहीं लगता कि इनका जो फायदा है वो इन वर्ग को मिलने जा रहा है? और जिस तरीके से शिवम जी आरोप लगा रहे हैं, आपका जब कार्यकाल था, आपकी सरकार थी, तब इन्हें कोई ध्यान में रखा नहीं गया, इनके लिए कुछ किया नहीं गया, जो योजनाएं पहले से चल रही थी उन्हें तक बंद कर दिया गया। इसका स्वागत तो होना चाहिए जो अब प्रावधान किए गए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के बजट, इनके मानसिक दिवालियापन को आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 21% जो है वो आदिवासी जनजाति है। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 15 लाख जो लोग थे वो 1.5 करोड़, माफ कीजिएगा, वो आदिवासी समाज के थे। उसमें से 50 लोगों को विदेश भेजने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हमारे भाई ने कही कि कमलनाथ जी की सरकार के अंदर हमने ढोल बजाओ और गोबर खरीदो, तो गोबर तो आपकी सरकार भी छत्तीसगढ़ में खरीद रही है। जहां तक कि ढोल बजाने की बात है, अगर आपकी शादी हुई हो या परिवार की शादी हुई हो तो आप पूछेगा जाके कि ढोल वाले को कितना पैसा दिया आप। ढोल और फोटोग्राफर कमाते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो उनके पास में अगर युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत ITI किया हुआ युवा, इंजीनियरिंग किया हुआ युवा, अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा को आप यह बोलेंगे ये उसके स्किल सेट का उपयोग है, कोई रोजगार करना अलग चीज होती है, आप उसको ये के रूप में दिखाने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, समझ इस प्रकार की बातें करने से बचना चाहिए। बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्या है, संस्कृति खत्म ना हो। आज भी हमने हमारे कई नेता देखिए किस प्रकार से बीच बोले। राहुल गांधी जी को आपने देखा है, कोची की दुकान में वो जाते हैं, वहां से शूज बनवाते हैं और उनका कहना था कि अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो एक बार जो आपका लोकल में कोई मोची है उससे भी खरीदिए ताकि उसकी भी जो है रोजी रोटी चलती रहे। आप स्ट्रीट कपड़े खरीद रहे हैं, आप रेडीमेड खरीद रहे, एक बार आपके जो गली मोहल्ले के अंदर तो राहुल गांधी को खादी का कुर्ता पजामा एक एक करके शिवम जी लौटेंगे आपके पास। अभी उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। अरे लौटेंगे आपके पास, रुक जाइए शिवम जी। और बाकी तो इस प्रकार की तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है शिवम जी, देशी का आपका संकल्प है वो आपकी नीतियों, आप सुन नहीं पा रहे हैं शिवम जी। सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, पंजाब में सरकार है, तेलंगाना में। चलिए ठीक है शिवम जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपकी बात पूरी करने का समय आपके पास रहेगा। आप रुकिए समर जी, आप अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद शिवम जी आपके पास लौटूंगी। जी ठीक है। तो बात यह है कि बहुत सिंपल चीज है मैडम, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जिस प्रकार बजट को गोल गोल घुमाया जा रहा है, मैंने बोला किसानों का की जो सम्मान निधि की जगह आपको नहीं, लेकिन ठीक है समझ जी, ठीक है, विपक्ष के तौर पर मैं ये बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि ठीक है बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, कुछ चीजें कमी रह गई होंगी सरकार की तरफ से, लेकिन साधुवाद तो आप भी दे सकते हैं ना कि अगर विकास हो रहा है तो मध्य प्रदेश का ही विकास हो रहा है, जनता का ही विकास हो रहा है, कुछ चीजें तो बेहतर की होंगी सरकार ने। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के हर अंतिम व्यक्ति तक उस विकास की जो है गंगा पहुंचे और हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी इसको करने में सफल होती है तो। और हम चाहेंगे कि हमारा जितना सहयोग हो सकता है इनको हम करें, लेकिन जो भ्रष्टाचार 50% तक पहुंच गया है, जो आपने बताया कुपोषण के अंदर, आपको पता है मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारत में 5वें स्थान पर है। कुपोषण सिर्फ बेगा सहारिया और ये भारिया जनजातियों में नहीं है, ये इंदौर के अंदर भी हमारे कुपोषित बच्चे मिल रहे हैं और ये कुपोषण को छुपाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि पहले बीमारू राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, अब तो छवि बदल चुकी है मध्य प्रदेश की। देखिए आपके सबके पास में सेलफोन होंगे मैडम, आप गूगल करके देख लीजिए क्या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। चलिए ठीक है शिवम जी, जो विकसित राज्य आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये इनके कहने इस पे कहाँ जा रहे हैं, झूठे लोग हैं मैडम, ये झूठ बोलते हैं। वो आप पोषित बच्चों का पोषण का है, वो उसका पैसा भी बिल्कुल शिवम जी, उनका आरोप है कि ये मात्र आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं मात्र दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। मुस्कान जी ठीक है समझ ये भी है कि आप
आप जो रोडे बना रहे हैं उससे एक आदमी के लिए, मतलब मैं भोपाल से इंदौर या इंदौर से उज्जैन जाऊंगा नौकरी करने के लिए, लेकिन जब मेरे पास नौकरी नहीं है तो उस रोड पे करूंगा क्या मैं? आप रोड किसके लिए बना रहे हो? बस ये है कि बेरोजगार लोगों को दर दर भटकने के लिए अच्छी रोडें मिल जाएगी बिना गड्ढे के। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मात्र दिखावे के लिए इतने करोड़ का बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, यानी कि जमीनी स्तर तक जो लाभ है असली जनता को वो मिल नहीं पा रहा है। शिवम जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विकास विरोधी कांग्रेस की जो सोच है वो लगातार हमें देखने को मिल जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं सड़कें किस लिए बना रहे हैं, बिजली किस लिए लेकर आ रहे हैं, पानी किसी, ये भी कोई बोलने की बात होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो विकास का प्राथमिक सूचकांक है, उसके पश्चात ही आप रोजगार की बात करें, देश की बात करें, उसके लिए जो आधार बनाने का काम है। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य था तो 2003 से पहले आप सड़कें बना देते तो मध्य प्रदेश इस स्थिति में नहीं होता। मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे रोजगार, तो मध्य प्रदेश में भी यह चीजें हासिल हो जाती है। ठीक है समर जी, कर्ज लेकर, ठीक है समर जी, सवाल मेरा ये रहेगा, आपकी दूसरे राज्यों में सरकार है, कर्ज तो आप वहां पर भी लेते होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नहीं जी बिल्कुल, कर्ज की जब हम बात करते हैं तो कर्ज और जीएसडीपी के, कर्ज की जब हम बात करते हैं तो कर्ज और जीएसडीपी के बीच का रेशियो इनकी सरकार के दौरान जो था, हमारी सरकार के दौरान जो है उसकी आप तुलना कर लीजिए। बड़ी फैक्ट्रीज है, आप वो देख लीजिए, उसके बाद वहां पर हमने कितना कर्ज लिया है वो देख लीजिए, और इन्होंने कितना कर्ज लिया है ये कर्ज ले रहे हैं तो वहां पर विकास दिख रहा है मैडम। टॉप 10 कंट्रीज में से, टॉप 10 सिटीज में से हमारे जो है, अगर आप बात करेंगे तो कर्नाटक जो है वो आती है सिटीज, और हिमाचल और तेलंगाना की जो सरकार है। आप कर्ज ले रहे हैं, अब देखिए मैम कुल मिला के, चलिए ठीक है समझ जी, कर्ज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है वो मैं समझ रही हूँ, कर्ज की बात कर रहे हैं। आपके राज्यों में जहां पर सरकार है कांग्रेस की, वहां पर भी तो कर्ज लेकर ही आप लोग काम कर रहे हैं ना। जनता का पैसा जो आप कह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरोप हो जाते हैं जब विपक्ष में पार्टी आ जाती है। ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका समझिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही शिवम जी आपका भी बहुत धन्यवाद, नवनीत जी, आजी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हो चुका है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जन कल्याण के लिए, यानी कि जनता का ये बजट है, जनता का कल्याण करेगा ये बजट। इसके साथ ही विकसित मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है सरकार की, 2047 का लक्ष्य लेकर जो सरकार आगे बढ़ रही है, उसके तहत ये बजट पेश किया गया। हालांकि तमाम योजनाएं लागू की गई है, स्कीम लाई गई है। अब इन योजनाओं का, स्कीम का लाभ आने वाले समय में जनता को कितना मिल पाता है ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, आरोपों के तहत बजट सत्र के दौरान भी घेरते हुए विपक्ष नजर आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हर वर्ग को फोकस में रखकर बजट लाया गया है और जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता जाहिर तौर पर उम्मीद यह है कि इससे लाभान्वित होने वाली है और मध्य प्रदेश विकास के नए नए आयाम गढ़े, नए नए झंडे गाड़े। हर क्षेत्र में हम यही उम्मीद कर सकते हैं। गरीब, युवा, किसान, नारी कल्याण, इसके साथ ही अधोसंरचना के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उद्योगों के लिए जो बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, उससे मध्य प्रदेश की जनता लाभान्वित हो, यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की रही है और यही उम्मीद हम करते हैं कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नए आयाम गढ़े। प्रशंसा। बिल्कुल, आने वाले समय में किस तरीके से इस बजट का लाभ आप जनता को मिल पाता है ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि ये तो जनता तय करेगी और ये मध्य प्रदेश का विकास बताएगा कि जो बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से उसका कितना लाभ मध्य प्रदेश को हुआ है, यहाँ के वासियों को हुआ है। अलग अलग जो योजनाएं सरकार लाई है उससे क्या वाकई जनता को लाभ मिल पाता है या फिर कर्ज मध्य प्रदेश का बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।